नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम क्षितिज भाग 2 का जो पाठ है लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग्य रचना है, यशपाल जी की रचना है, उसको हम पढ़ेंगे। पाठ का सार पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। रेल का डिब्बा है ये। इसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक लेखक है और दूसरे एक नवाब साहब हैं, जिस पर आधारित ये पाठ लिखा हुआ है। और साथ में जो दूसरा चित्र है ये यशपाल जी का है, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। जो ये रेल वाला जो चित्र है, इसी पर ये पूरी जो व्यंग्य रचना है कि लेखक रेल में यात्रा करने के लिए जिस डिब्बे में बैठे थे, वहाँ पर जो नवाब साहब उन्हें मिलते हैं, उनके बारे में जो वो जानते हैं, समझते हैं, और नवाब साहब जो करते हैं, उसी पर ये व्यंग्य रचना उन्होंने लिखी है। तो सबसे पहले पाठ का सार। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक यशपाल जी ने ऐसे नवाब को वर्ण्य विषय का मतलब होता है बच्चों अपने वर्णन का विषय, यानी हम जो वर्णन करने जा रहे हैं, जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसका सब्जेक्ट यानी वर्ण्य विषय बनाया है, जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रसास्वादन करता है। रसास्वादन का मतलब है बच्चों रस प्लस आस्वादन, और आस्वादन का मतलब होता है चखना, मज़ा लेना, यानी वो खीरों के रस का मज़ा लेता है, सूंघ कर उसका, सामान्य अगर शब्दों में हम कहें सामान्य अर्थ में, तो उसका मज़ा लेना, सूंघ कर उसका मज़ा रसास्वादन करता है। और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर तृप्त यानी पेट भरना, तृप्त होने का नाटक भी करता है और दिखाता है कि नवाब लोग खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाया नहीं करते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ में खीरे को अपदार्थ वस्तु कहा गया है, क्योंकि नवाब साहब के सामने तो खीरा क्या है, अपदार्थ वस्तु है, यानी ऐसी वस्तु जो पदार्थों की, खाने की वस्तुओं की गिनती में ही नहीं है। क्योंकि अगर नवाब साहब के खानों की लिस्ट तैयार की जाए तो उसमें तो काजू, बादाम, पिस्ता, इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो उनके लिए खीरा क्या था, अपदार्थ वस्तु था। लेकिन आज हमारे लिए खीरा हमारी थाली की सबसे बड़ी रौनक होता है। हम जब लंच करते हैं तो खीरा हम अपनी थाली में ज़रूर रखते हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी होता है सेहत के लिए। उनके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, कौन से व्यवहार से, वो जो उन्होंने खीरे की फांकें सूंघी और फेंक दी और पेट भरने का नाटक किया, तो उनके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना विचार पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन बच्चों, बिना घटना पात्र की अगर कहानी लिखी जाएगी तो वह वैसा ही रसास्वादन करवाएगी जैसा बिना खीरा खाए नवाब का पेट भरा था। यानी कहानी का मज़ा कौन लेते हैं, पाठक। तो इस प्रकार की कहानी पाठकों को रसास्वादन नहीं कर पाएगी, पाठकों को आनंद नहीं आएगा। वास्तव में लेखक इस पाठ के माध्यम से नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य भी करता है, जो लेखन कार्य के प्रति गंभीर नहीं। बच्चों, यह बार बार एक शब्द आ रहा है, नई कहानी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। कहानी का युग कब चला था? प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ फ्री, क्योंकि कहानी के क्षेत्र में अगर चर्चित नाम जो है वो प्रेमचंद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो प्रेमचंद जी के युग से पहले की कहानियाँ फ्री, जब प्रेमचंद जी हुए थे वो कहानियाँ फ्री, प्रेमचंद जी के बाद की कहानियाँ, और ये जो नई कहानी है उससे भी बाद की है। तो जितना बढ़िया पुराने लोग करते थे उतना बढ़िया आज के नए लोग कुछ काम नहीं करते। तो उन्हीं पर, नई कहानी के लेखकों पर ही लेखक ने व्यंग्य किया है कि नई कहानी के लेखक अपने लेखन कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं और बिना कथ्य के कहानी लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसी कहानी पाठकों को न तो, ये न है बच्चों, में नहीं है, पाठकों को न तो रसास्वादन करवाती है और न उन पर अपना प्रभाव ही छोड़ पाती है। तो देखते हैं इस पाठ का। जैसा कि आप देखते हैं, मैं पूरे पाठ को कुछ बिंदुओं में आपके लिए लेकर आती हूँ। तो पहला बिंदु इसका बना है लेखक की रेल यात्रा। जैसा कि उस चित्र में दिखाया गया था, लेखक रेल में बैठे हैं और सामने एक व्यक्ति और बैठे हैं जो कि नवाब साहब हैं। लेखक ने बताया कि सेकंड क्लास में यात्रा करने के दाम अधिक लगते हैं। अगर आप रेल में यात्रा करते हैं तो आपको मालूम होगा
फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस प्रकार के रेल में डिब्बे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसके दाम भी लगते हैं। लेकिन और अगर दूर नहीं जाना हो तो अधिक दाम देने की आवश्यकता नहीं। अब अगर आपको रोहतक से बहादुरगढ़ जाना है, रोहतक से दिल्ली जाना है, तो आप साधारण रेल में जा सकते हैं, आपको रिजर्वेशन करवा के ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेखक ने ऐसा किया, उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। क्यों लिया? लेखक को एकांत चाहिए था, क्योंकि अधिकतर लोग उस सेकंड क्लास का टिकट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको पास ही जाना है। वो ट्रेन थी आसपास जाने वाली, ज़्यादा दूर जाने वाली ट्रेन ही नहीं थी। तो जब इसको दूर जाना ही नहीं है तो वो सेकंड क्लास में ज़्यादा पैसे क्यों देंगे? लेकिन लेखक ने दिए। क्यों दिए? लेखक को एकांत चाहिए था ताकि वह नई कहानी के बारे में सोच सके। और दूसरी बात, लेखक प्रकृति प्रेमी भी था, इसलिए यह सोच कर कि सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ नहीं मिलेगी, तो वे खिड़की के साथ आराम से बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा लेते हुए नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। यहाँ से एक इंटरनल प्रश्न बन सकता है कि लेखक ने कौन सी क्लास का टिकट लिया और क्यों? उसका उत्तर आपके सामने है। मैंने कहा था हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो साथ साथ मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ और उस प्रश्न का उत्तर कहाँ से बनता है वो भी आपको बता रही हूँ। तो एक प्रश्न क्या बन गया कि लेखक ने कौन सी क्लास का टिकट लिया और क्यों लिया? तो उत्तर क्या बनेगा? सेकंड क्लास का टिकट लिया। और क्यों में ये जो ऊपर लिख रखा है ये सारा आप आराम से लिख सकते हैं। अब गाड़ी छूट रही थी, ये आप जब पाठ पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में है फुंकार रही थी। तो लेखक टिकट लेने के बाद भागकर सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चले गए। उन्होंने खाली क्यों समझा? और एक प्रश्न फिर बनता है, लेखक ने सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली क्यों समझा? तो इसका उत्तर यही बनेगा कि जिस ट्रेन में लेखक चढ़ रहा था वह ट्रेन ज़्यादा दूर जाने वाली नहीं थी, आसपास के क्षेत्रों तक जाने वाली थी। तो आमतौर पर जब नज़दीक जाना हो तो लोग ज़्यादा पैसे वाला टिकट नहीं खरीदते हैं, वो जो साधारण किराया होता है वही टिकट खरीदते हैं। तो छोटे डिब्बे को खाली समझ कर उसमें चले गए, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालती मारे बैठे थे। लेखक के डिब्बे में चढ़ने से उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नवाब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष क्यों दिखाई दिया? देखो, जो प्रश्न बनते हैं मैं उनको आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये वाला, इस लाइन में प्रश्न बन सकता है, एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो इसलिए दिखाई दिया, हो सकता है नवाब साहब भी लेखक की तरह एकांत प्रिय हों और वो एकांत चाहने के लिए उन्होंने भी सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। लेकिन जब उन्होंने लेखक को देखा तो उन्हें लगा कि जो सोच कर वो आए थे वो काम तो पूरा हुआ नहीं, एकांत चिंतन उनको मिला नहीं, इसलिए उनके चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए। उन्होंने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। और क्यों नहीं दिखाया उत्साह? क्योंकि वो पहले ही सोच कर बैठे थे कि वो अकेले यात्रा करेंगे। अब वो अकेले क्यों यात्रा करना चाहते थे ये आगे हम पढ़ेंगे। और लेखक भी सामने की बर्थ पर बैठ कर गए और आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुराना मतलब उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से उन्होंने उनसे नज़रें हटा ली, यानी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। नवाब साहब के बारे में लेखक का अनुमान और कल्पना। अब देखो, लेखक जो लोग होते हैं उनको खाली बैठे कल्पना करने की आदत रहती है। तो लेखक ने खुद बताया, ये अपनी एक विशेषता बताई है कि उन्हें खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है और यह आदत शायद सभी लेखकों की होती है। इसलिए लेखक भी नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों का अनुमान लगाने लगे। सबसे पहले लेखक को लगा कि यह भी, अब यहाँ से फिर प्रश्न बना है कि लेखक नवाब साहब के बारे में क्या अनुमान लगा रहे थे, या लेखक नवाब साहब के असंतोष के बारे में क्या अनुमान लगा रहे थे। तो यहाँ ये उत्तर बनेगा जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। अनुमान लगाने लगे। सबसे पहले लेखक को लगा कि यह भी नई कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। सूझ यानी सोचना, सोचने की चिंता में, यानी वो भी नई कहानी, क्योंकि लेखक खुद नई कहानी को सोचने के लिए वहाँ बैठा था। तो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हीरा नजर आता है। तो जो स्थिति हमारी होती है ना, कई बार सामने वाले की बारे स्थिति भी हमें वही लगती है। तो लेखक की स्थिति क्या थी कि वो नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे एकांत में बैठ के। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये भी नई कहानी की चिंता में हो।
फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से, किफ़ायत का अर्थ होता है बेटा कम खर्चा, मितव्ययिता, मितव्ययिता या कम खर्च, पैसा बचाना, कम खर्च या पैसा बचाना। तो किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। देखो स्टार्टिंग में लेखक ने अपने बारे में तो क्या बताया था कि पैसे अधिक लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खरीदा। और यहाँ पर क्या बताया है, किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का, यानी इन्होंने बचत करने की दृष्टि से। क्यों कहा इनके बारे में, क्योंकि नवाब साहब थे, ये तो फर्स्ट क्लास का टिकट भी खरीद सकते थे ज़्यादा और ज़्यादा पैसे देकर, भाई नवाब हैं। लेकिन अब उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि उन्हें कोई सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए देखे। लेखक ने यह भी अनुमान लगाया कि उन्होंने समय व्यतीत, क्योंकि उनके पास ना खीरे रखे थे, तो लेखक ने उन खीरों को देख लिया था। तो लेखक ने यह भी अनुमान लगाया कि उन्होंने समय बिताने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लेकिन अब किसी सज्जन के सामने, साधारण इंसान के सामने खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को कैसे खाएं, क्योंकि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाना नवाब के शान शौकत के विरुद्ध था। लेखक और नवाब साहब की बातचीत। अब देखो शुरू में नवाब साहब ने उनकी संगति में कोई उत्साह नहीं दिखाया, उनके चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए। लेखक ने भी आंखें चुरा ली। लेकिन दो व्यक्ति बैठे हैं तो ये मानव का स्वभाव, वो कब तक चुप रहेंगे, बोलेंगे जरूर, बातचीत तो जरूर शुरू होगी। तो इनके बीच में भी बातचीत शुरू हुई। जब नवाब साहब ने लेखक से संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी मुंह फेर लिया, बात करने की इच्छा जाहिर नहीं की। नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए स्थिति पर गौर करते रहे और अचानक लेखक का अभिवादन करते हुए, उसमें एक शब्द आएगा आदाबर्ज, तो ये नवाब साहब का अभिवादन करने, जैसे आप लोग नमस्ते करते हैं ना, नमस्ते करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, गुड इवनिंग करते हो, ये अभिवादन है। तो उन्होंने लेखक का अभिवादन करते हुए उनसे खीरे खाने के बारे में पूछा। लेखक को नवाब साहब का अचानक ये भाव परिवर्तन, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि नवाब साहब का कौन सा भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो कौन सा अच्छा नहीं लगा कि लेखक जब गाड़ी में चढ़े तब तो उन्होंने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया और उनके चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए, और अब वो लेखक का अभिवादन कर रहे हैं, तो उनका जो अचानक ये भाव परिवर्तन हुआ ये लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक ने समझ लिया कि नवाब साहब खुद तो शरीफ बनते हुए बड़े बनना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, और लेखक को मामूली इंसानों जैसा समझना चाहते हैं। अब थोड़ा सा घमंड लेखक के अंदर भी है। हालांकि लेखक पहले तो अपने आप को मामूली इंसान बता रहा है, गाड़ी के पाठ के शुरू में कहा था कि दाम अधिक लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। और अब यहाँ पर लेखक के मन में भी थोड़ा सा घमंड आ गया है कि वो भी अपने आप को नवाब साहब से कम नहीं मान रहे हैं। लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। ये नहीं है, लेखक ने आएगा, लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। अब खीरे और नवाब साहब, अब देखते हैं पाठ का नाम ये हो सकता था खीरे और नवाब साहब। अगर आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो ये नाम भी इसका हो सकता है, खीरे और नवाब साहब। नवाब साहब पहले तो लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच करते रहे, लेकिन शायद खीरा खाने की अपनी इच्छा को रोक न सके और दृढ़ निश्चय के साथ, यहाँ दृढ़ निश्चय शब्द क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि कहीं उनकी मतलब वो अपने उनका छोटा ना समझने लग जाएं। लेखक ये देखे कि नवाब होकर खीरा खा रहा है, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि लेखक कुछ कहे तो कहे, अब तो उनको खीरा खाने ही है। तौलिया झटका कर सामने बिछा लिया, पानी का लोटा उठाया, खीरों को धोया, पोंछा, उनके सिर काटे, झाग निकाला और फिर सावधानी से फांकों को तरीके से, एक शब्द आएगा आपका पाठ में आएगा करीने। करीने का अर्थ मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया है, तरीका, तरीके से सजाया। लेखक ने यहाँ खीरा बेचने वालों की भी विशेषता बताई है कि खीरे के इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं, इसलिए ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया को साथ में दे देते हैं। अब यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि लेखक ने खीरा बेचने वालों की विशेषता का पता कैसे लगाया। तो लेखक ने देखा कि वो जो नवाब साहब हैं उन्होंने एक पुड़िया खोली और उस पुड़िया में जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च थी, तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो जो रेहड़ी वाले होते हैं वो स्वयं ही ग्राहक को वो चीज़ दे देते हैं। लेखक नवाब साहब के बारे में यह सोचते हैं
कि वैसे तो अमीर बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के चक्कर में अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने दोबारा खीरा खाने के लिए पूछा और साथ में खीरा की विशेषता ही बताई कि साहब ये लखनऊ का बालम खीरा है। जैसे आप लोगों ने आम सुने होंगे ना, लंगड़ा आम, चौसा आम, तोता आम, ऐसे ये खीरा की ब्रीड है बालम खीरा। वैसे तो खीरों की पानी भरी फांके देकर लेखक के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन क्योंकि वह पहले मना कर चुके थे अतः अब आत्मसम्मान निभाने, क्योंकि एक बार मना कर देना फिर दोबारा कैसे खाएं, तो एक बार उन्होंने मना कर दिया लेकिन मन उनका भी कर रहा था। लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपने सम्मान की बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि उनका मैदा, एक शब्द आएगा मैदा, मैदे पर जोर करता है ये। मैदा कहते हैं लीवर को, आमाशय। हमारा अगर लीवर कमज़ोर हो जाता है ना किसी का, तो उनसे ये हार्ड चीज़ें हजम नहीं होती हैं, पचती नहीं हैं। तो खीरा भी उनमें से एक ऐसा ही चीज़ है, अगर किसी का लीवर कमज़ोर हो जाता है तो खीरा वीरा जैसी चीज़ें हजम नहीं होती हैं। तो कहते हैं कि लीवर कमज़ोर होने की बात कहते हुए खीरा खाने के लिए मना करना ही उचित समझा। यानी लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कैसे किया? अपने लीवर का हवाला देकर उन्होंने खीरा खाने के लिए मना किया। नवाब साहब द्वारा खीरों का रसास्वादन। अब देखते हैं कि क्या नवाब साहब खीरों का मज़ा लेते हैं, और लेते हैं तो कैसे लेते हैं। लेखक द्वारा लीवर कमज़ोर होने की बात कहते हुए खीरा खाने से मना करने पर नवाब साहब को शायद खीरा खाना अपनी शान के खिलाफ लगा, क्योंकि लेखक ने मना कर दिया और वो लेखक को एक साधारण व्यक्ति मानते थे और अपने आप को नवाब मानते थे। अब एक साधारण व्यक्ति ने मना कर दिया तो अब वो कैसे खाए। लेकिन प्यासी आंखों से, आंखें किस चीज़ की प्यासी थी? खीरा खाने की। नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांके नवाब साहब को खीरे खाने के लिए ललायित कर रही थी, यानी ललचा रही थी। नवाब साहब ने लंबा सांस लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। ये बच्चों ले है, वे नहीं है, ले गए, ले गए, आंखें बंद करके सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार नवाब साहब ने खीरे की सारी फांकें खिड़की से बाहर फेंक दी, यानी हर फांक को उठाया, सूंघा, बाहर, उठाया, सूंघा, बाहर, और आंखों ही आंखों में अपनी रईसी का रोब झाड़ते हुए लेखक की तरफ देखा। नवाब साहब ने तोले से हाथ पोंछ लिए और थक कर लेट गए। फिर भरे पेट के ऊंचे डकार का, डकार आती है ना बच्चों, पेट भर जाता तो शब्द लेखक को सुनाई दिया। नवाब साहब ने आंखों ही आंखों में लेखक को कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है लेकिन आसानी से न पचने के कारण लीवर पर बोझ डालने वाला होता है। यानी खीरा खाने का मन था लेकिन दो कारणों से, एक तो लेखक ने कहा था ना लीवर पर बोझ पड़ेगा, तो इस कारण उन्होंने नहीं खाया और उन्होंने कहा कि हमने सूंघ कर स्वाद ले लिया और ये लीवर पर बोझ डालने वाला होता है इसलिए हमने इसको नहीं खाया। और दूसरा क्या कि वो मन ही मन सोच रहे थे अपनी शान के खिलाफ कि जब लेखक ने मना कर दिया तो हम कैसे खाएं, लेकिन उसकी खुशबू तो लेकर हम रहेंगे, और वही लेखक ने नवाब साहब ने कर कर दिखाया। अब लेखक का व्यंग्य, लेखक जो ये जो पाठ है ये व्यंग्य रचना ही है। नवाब साहब का खीरा खाने का तरीका देखकर लेखक को नवाब साहब के पेट भरने का वह अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त तरीका आश्चर्यजनक लगता है। और उनके मूर्त तरीका क्या होता बच्चों? मूर्त तरीका होता कि वो खीरा को काटते, खाते, पेट के अंदर लेकर जाते। लेकिन अमूर्त तरीका क्या? उन्होंने सिर्फ सूंघा और उसको फेंक दिया, यानी नज़र नहीं आया। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि अगर बिना खीरा खाए पेट भरने का डकार आ सकता है तो बिना कथ्य, बिना घटना विचार पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन वह कहानी पाठकों को, ये एक प्रश्न का उत्तर बनता है बच्चों एनसीईआरटी का, ध्यान रखना। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, एनसीईआरटी का एक प्रश्न है, शायद अंतिम प्रश्न है, उसका उत्तर यही बनेगा। कहानी पाठकों को वैसा ही रसास्वादन करवाएगी। प्रश्न शायद है कि क्या बिना घटना पात्र की कहानी लिखी जा सकती है, जैसा नवाब साहब का पेट भरा था। वास्तव में लेखक इस घटना के द्वारा नई कहानी के लेख को प्रव्यंग्य कर रहा है कि नई कहानी के लेखक अपने लेखन कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं और वह बिना किसी प्रभावी कथ्य के कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक नवाबों की दिखावा व आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य किया है। लेखक ने, यहाँ पर लेखक के बाद शब्द आएगा ने, लेखक ने नवाबों की दिखावा व आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य किया है। अब इस पाठ का प्रतिपाद्य, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक पाठ का मूल भाव, प्रतिपाद्य, उद्देश्य, तीनों का मतलब एक ही होता है, वो हर पाठ का अपना बना ले। वैसे तो मैंने हर वीडियो में आपको हर पाठ का बताया है।
और उद्देश्य को ही हम शिक्षा में कन्वर्ट कर देते हैं। शिक्षा में तो है हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बस। और उद्देश्य में लेखक ने इस पाठ को यह बताने के लिए लिखा है। एक ही बात है, सिर्फ 3 शब्दों का फेर है। उद्देश्य में यह बताने के लिए लिखा है और शिक्षा में हमें यह करना चाहिए। और संदेश आ जाए तो यह पाठ हमें संदेश देता है कि हमें डैश 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 करना चाहिए। तो देखते हैं इस पाठ का मूल भाव क्या है। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बच्चों, कथ्य क्या होता है? फटाफट देखिए। मान लीजिए मैं आपको पर्यावरण के लिए कहानी लिखने के लिए कहती हूँ, तो पहले आप सोचेंगे कि पर्यावरण की कहानी का कथ्य जो बनेगा कि पर्यावरण, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि पर्यावरण का नुकसान करता है कोई, और फिर उसको कोई समझाता है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा कोई भी है, और फिर उसको समझ आती है और फिर वह उसको पॉजिटिव तरीके में लेकर चलता है, तो ये हो जाएगा कथ्य। अब कहानी क्या बनेगी? एक लड़का था, वह ऐसा था, बाग में गया, बगीचे में गया, पेड़ को काटा, नुकसान पहुंचाया, ये पूरी क्या बन जाएगी? कहानी बन जाएगी। यशपाल जी तो कहानी लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पंचशील सामंती वर्ग पर, ये पंचशील शब्द बच्चों गलत आ गया, इसको काट दीजिए। यशपाल जी उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा, पंचशील की जगह बच्चों यहाँ पर आएगा पतनशील, याद आ गया मुझे, पतनशील यानी जिसका पतन निश्चित है। तो जो आडंबर करते हैं उनका पतन निश्चित होता है। पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी जो दूसरों पर जीवित हो, क्योंकि जो सामंत लोग होते हैं ये मजदूरों से काम करवाते हैं और उनसे जो फायदा होता है उसी पर ये अपना जीवन यापन करते हैं, मौज मारते हैं। पाठकों तक यह बात पहुंचाना और उन्हें संदेश देना, अब ये मूल भाव है। क्या संदेश देना? संदेश भी आ गया, शिक्षा भी आ गई कि मनुष्य को बनावटी जीवन शैली का आदी नहीं होना चाहिए। अब अगर शिक्षा आ जाए तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बनावटी जीवन शैली का आदी नहीं होना चाहिए, उसे वास्तविकता में विश्वास रखना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोई लेखन कौशल रखता है तो उसे कथ्य के साथ प्रभावी रचना लिखनी चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो थी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। एनसीईआरटी प्रश्नों को मैंने बीच बीच में आपके साथ चर्चा कर ली है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी आप लिख लें, और अतिरिक्त प्रश्न अगर आवश्यकता होगी तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।